नमस्कार, स्वागत है आपका तरंग पॉडकास्ट सीरीज किताब नामा में। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है बदलता वक्त बदलती भाषा। आज हम जानेंगे कि भाषा में कितने बदलाव आए हैं और क्या ये बदलाव हमारे लिए सही हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं श्री अंकुर विजयवर्गीय जी। आप भारतीय जनसंचार संस्थान में सहायक निदेशक और होम मिनिस्ट्री की राजभाषा समिति में सदस्य सचिव हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं सर से और जानते हैं अपने विषय के बारे में। स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। आज का हमारा विषय है बदलता वक्त बदलती भाषा। तो आपके लिए पहला प्रश्न है हमारे पास कि भाषा के लिहाज से बदलता वक्त क्या है? देखिए, भाषा के हिसाब से जो आप बदलते वक्त की बात कर रहे हैं वो शायद मेरे नज़रिए से ये है कि एक समय था जब हमारा आपसी बातचीत या आपसी संवाद जो होता था संस्कृत भाषा में होता था। हम संस्कृत से आगे बढ़े, हम हिंदी की ओर आए, हमने अंग्रेज़ी को साथ में जोड़ा और आज जो बदलता वक्त है वो बदलता वक्त हमसे ये कह रहा है कि हमें हिंदी और अंग्रेज़ी के साथ साथ भारतीय भाषाएं शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब कोई भी भाषा क्षेत्रीय भाषा नहीं है। जो भी भाषाएं हैं वो भारतीय भाषाएं हैं। उन भारतीय भाषाओं को हमें एकजुट होकर आगे बढ़ाना है। हमारे देश के माननीय गृह मंत्री लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं। अभी मैं आपको जानकारी दूं कि पिछले दिनों 26 जून को ही राजभाषा विभाग ने 50 वर्ष अपने पूरे किए हैं, स्वर्ण जयंती समारोह मनाया है और वहां से उस मंच से देश भर के लगभग 10,000 से ज़्यादा राजभाषा के कर्मियों को संबोधित करते हुए माननीय गृह मंत्री जी ने भी ये कहा कि हमें हिंदी और अंग्रेज़ी से आगे बढ़कर अब भारतीय भाषाओं में काम करना है। हमें मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, गुजराती में, पंजाबी में, ये जो भाषाएं हैं हमें इन्हीं में काम करना है। और आने वाला वक्त भी है, जो बदलता वक्त भी है और जो आने वाला समय भी है, वो हिंदी और अंग्रेज़ी के बाद अब इन भारतीय भाषाओं का ही है। पिछले कुछ समय से सर हमें देखने को मिल रहा है कि भाषा पे बहुत चर्चा हो रही है और लोगों में बहुत मतभेद देखने को मिल रहा है। तो क्या हम ये मान सकते हैं या क्या ये मानना सही है कि जब हम भाषा के प्रचार प्रसार की बात करते हैं तो हिंदी से कहीं ना कहीं जो लोकल भाषाएं, हमारी क्षेत्रीय भाषाएं, उन्हें खतरा है? देखिए, मैं इससे पूरी तरह से असहमत हूँ। हिंदी, भारतीय भाषाएं नदियाँ हैं और हिंदी महानदी है। दूसरी बात, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए और हमारी किसी भाषा में मनभेद नहीं है। आप सोचिए कि आप महाराष्ट्र चले जाएं और आप वहाँ पर किसी से जाके कसा काय बोल दीजिए मराठी भाषा में, तो वह आपको किस प्रेम के साथ देखेगा, जबकि आप मराठी भाषी नहीं हैं। आप तमिलनाडु चले जाएं और वहाँ पर वड़क्कम बोल दीजिए तो वो आपको किस तरह से देखेगा। हमें जिस बात पर गौर करना है कि हमें हिंदी को लेकर जो बार बार ये कहा जाता है कि हिंदी के प्रचार प्रसार से जो स्थानीय भाषाएं हैं या भारतीय भाषाएं हैं उनको खतरा है, ऐसा कोई खतरा नहीं है। असल में हिंदी हमारे लिए एक संपर्क भाषा है। आप कहीं भी, आप जब विदेश में होते हैं तो विदेश में हिंदी ही आपको जोड़ने का काम करती है। आप देखिए कि जब कोई हिंदुस्तानी आपको एक सुदूर किसी एक देश में मिलता है और वो हिंदी बोलता है तो हमें कितना सुख मिलता है, लेकिन हम अपने ही देश में अंग्रेज़ी बोलकर गौरवान्वित होते हैं। तो मेरा निवेदन सभी से ये है कि आप हिंदी में बात करें, आप भारतीय भाषाओं में बात करें। हमें भाषाएं सीखने में भाषाओं से कोई वैरभाव नहीं होना चाहिए। सारी भाषाएं हमारी अपनी भाषाएं हैं और हमें मिलजुल कर उन सभी भाषाओं को आगे बढ़ाना है। सर, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएँ क्या अंतर है तो बहुत बेहतर होगा। देखिए, राष्ट्रभाषा असल में अगर हम कहें तो ये राष्ट्रभाषा शब्द जो है वो कुछ एक लोगों की देन है। असल में राजभाषा का जो संकल्प है वो ये कि हमें अपना सरकारी कामकाज हिंदी में करना है, हमारी राजभाषा में करना है। अंग्रेज़ी जो है वो उसके लिए हमारी सहायक भाषा के तौर पर प्रयोग की जा सकती है, लेकिन राजभाषा हिंदी ही है। लेकिन जब हम राष्ट्रभाषा की बात करते हैं तो अगर मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन हम जिस भाषा को संपर्क भाषा की दृष्टि से देखते हैं, जिस भाषा को एक दूसरे को जोड़ने की दृष्टि से देखते हैं,
वो भाषा हिंदी ही है। और इसीलिए गाहे बगाहे कहिए, अनजाने में कहिए या जानबूझकर भी कहिए, लोग हिंदी को ही राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों मानते हैं। मतलब लोगों में कहीं ना कहीं हम जागरूकता की कमी कह सकते हैं इसे। जागरूकता की कमी तो नहीं, लेकिन असल में सूचना राष्ट्रभाषा, जो मैंने कहा कि राष्ट्रभाषा असल में कोई भाषा नहीं है। हमारी सभी भारतीय भाषाएं राष्ट्रभाषाएं हैं, लेकिन राजभाषा जो सरकारी कामकाज की भाषा होगी, जो हमारे कार्यालयों में काम की भाषा होगी, वो हमारी हिंदी भाषा होगी। लेकिन मैंने कहा ना कि लोगों को अक्सर राष्ट्रभाषा के नाम पर जो आप देखते हैं कि कई प्रदेशों में विवाद है कि हिंदी को लेकर लगातार, वो असल में विवाद जो है वो सिर्फ कुछ लोगों का विवाद है। अगर आप उन प्रदेशों में भी चले जाएं तो आप देखेंगे कि उन प्रदेशों के लोग जो हैं वो हिंदी सीख रहे हैं। हिंदी क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि जब उस प्रदेश से बाहर निकलकर उन्हें देश की राजधानी में पहुंचना होगा तो शायद उनके लिए संपर्क भाषा का काम हिंदी ही करेगी। सर, हम जब भाषा के बदलते स्वरूप की बात करते हैं तो क्या आज के युवाओं की जो इंग्लिश है वही भाषा का नया स्वरूप है? देखिए, इंग्लिश को मैं भाषा नहीं कहूँगा, आपने सही शब्द उसका मुझे लगता है प्रयोग किया है कि इंग्लिश एक स्वरूप है, वो इंग्लिश एक भाषा नहीं है। असल में हम जैसा देख रहे हैं, हम जैसा पढ़ रहे हैं, वही हमारी भाषा होती जा रही है। अब आज हमारी भाषा हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम मुंशी प्रेमचंद को तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम अच्छी किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मोबाइल में जो कुछ आ रहा है, बस वही, उतना ही। आज आप बच्चों से पूछ के देखिए कि उन्होंने अंतिम हिंदी की किताब कौन सी पढ़ी थी, तो शायद वो 2 मिनट 4 मिनट सोचेंगे और तब उन्हें बताना पड़ेगा कि अंतिम हिंदी की पुस्तक जो है वो ये थी। तो हम जो पढ़ रहे हैं असल में वही हमारा स्वरूप होता जा रहा है। हम आप आज देखिए कि कई जगह पे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इंग्लिश का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इनफैक्ट जब हम रेडियो की ही बात करते हैं तो हम रेडियो में अक्सर सुनते हैं कि हिंदी अंग्रेज़ी दोनों का चलन है। इंग्लिश एक स्वरूप है, उसे स्वरूप की तरह ही मानना चाहिए, लेकिन भाषा आपकी या तो हिंदी हो सकती है या अंग्रेज़ी हो सकती है और अथवा आपकी भारतीय भाषा हो सकती है। जी, सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया हमारी भाषा को कितना प्रभावित कर रही है? क्योंकि आजकल स्लैंग्स और एब्रिवेशंस यूज़ किए जा रहे हैं। तो देखिए, मैंने कहा कि लोग चूँकि मोबाइल जो है उनके लिए आज पथ प्रदर्शक हो गया है, मार्गदर्शक हो गया है। जी। हमारी समस्या ये है कि आज हम सुबह अखबार नहीं पढ़ते, हम अच्छी पत्रिकाएं नहीं पढ़ते, पुस्तकों का अभाव हमारे लिए हो गया है। और हमारा जो सबसे बड़ा सहयोगी है, जिसे हम डिजिटल की भाषा में कहते हैं, हमारा पर्सनल असिस्टेंस जो है वो मोबाइल है। हम मोबाइल में अपना सारा कामकाज यहाँ पर आकर हमने सीमित कर लिया है। तो निश्चित तौर पे आपको ये तो मानना होगा कि जो आपके सबसे करीब है उसी का प्रभाव आप पर होगा। हम जब बचपन में नानी के घर छुट्टियां मनाने जाते थे और 2 महीने की छुट्टियों के बाद लौटते थे तो बहुत सारे शब्द अपनी गठरी में बांध कर ले आते थे और उन शब्दों का इस्तेमाल हम अपनी दैनंदिन के कार्यों में करते थे। लेकिन अब आज हम नानी के घर तो जाते ही नहीं हैं, क्योंकि छुट्टियों में हमें 2 नए कोर्स करने हैं हमारे बच्चों को। तो हमारा सबसे बड़ा सहयोगी हो गया है मोबाइल। मोबाइल पे जो आ रहा है वही हम सीख रहे हैं। लेकिन मैं इसका एक इतर उदाहरण भी दूंगा आपको। आप देखिए कि बच्चे मोबाइल से कुछ अच्छी चीज़ें भी सीख रहे हैं। जैसे पिछले दिनों मैंने देखा हमारे घर में मेरा बेटा फ़ोन देखता है, 5 साल की उसकी उम्र है, और 5 साल की उम्र में वो जब फ़ोन में, एक दिन मैं सुबह अपने दफ्तर के लिए निकला तो उसने मुझे कहा, पिताजी रुकिए। तो मुझे लगा कि भाई पिताजी कैसे? तो मैं रुका, वो आया और जैसे हनुमान जी एक घुटने पर बैठते थे, उसने एक घुटने पर वो बैठा, उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और दोनों हाथ जोड़कर उसने मुझसे कहा, प्रस्थान करें। मेरे लिए बड़ा था कि उसने ये शब्द प्रस्थान करे कहाँ से सीखा। तो मैंने देखा कि जब उसके YouTube पे जब वो सर्च करता है तो वो सोनी टीवी पर एक रामायण सीरियल आ रहा है जो नया अभी चल रहा था, वो उसके छोटी छोटी क्लिप देख रहा था। तो आप देखिए कि हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। फ़र्क ये है कि आप फ़ायदा लेते हैं या आप नुकसान लेते हैं। जी, आपने कहा कि हम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतने अच्छे शब्दों का प्रयोग कर पाएंगे। सर, हम देखते हैं कि आजकल अखबारों में भी कई ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो शायद शब्दावली में नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी रिसेंटली हमने एक बार पढ़ा था, उसमें शब्द यूज़ करा गया टीचरों। तो टीचरों शब्द शायद नहीं है, या कुछ ऐसे और भी बहुत से शब्द हमें देखने को मिलते हैं जो अंग्रेज़ी और हिंदी को मिक्स करके बना दिए जाते हैं। लेकिन
वो शब्द होते नहीं हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अखबारों का स्तर भी गिर चुका है भाषा के, अगर हम बात करें तो? देखिए, अखबारों में भी जो काम कर रहा है, जो पत्रकार कह लीजिए या लेखक कह लीजिए, वो भी इंसान ही है। और वो इंसान पढ़ क्या रहा है। ये पहले होता था, मुझे याद है साल 2009-10 की ये बात, कि एक देश का एक बड़ा मीडिया समूह जहाँ मैं काम करता था, और वहाँ पर एक बड़ी लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। अंग्रेज़ी और हिंदी की बहुत सारी पुस्तकें वहाँ पर होती थी। अगर आज आप ये देखेंगे कितने संस्थानों में पुस्तकालय हैं, और अगर हैं भी तो क्या वहाँ पर लोग जाके अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं? आप देखेंगे कि वो संख्या शून्य है। उसका कारण है कि उन्हें 8 घंटे की नौकरी करनी है, और उस 8 घंटे की नौकरी के बाद वो सब मोबाइल ही उनका सहयोगी है। तो जो आप शब्द आपने कहा टीचरों, तो असल में वो जो टीचरों शब्द है वो उसी सोशल मीडिया की उनके लिए देन है, जो चलताऊ भाषा, जो उस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि जो कहीं से उठाया, कहीं से लिखा और कैसे भी लिख दिया। जब तक, मैंने कहा कि जब तक आप अच्छा नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके पास अच्छे शब्द नहीं होंगे। जी। आज के दौर में ठेठ हिंदी या अन्य भारतीय भाषाएं कितनी जीवित हैं? बिल्कुल जीवित हैं। मुझे लगता है कि अगर हम दिल्ली से बाहर निकलें तो आप देखिए कि आप हरियाणा में चले जाइए। हरियाणा में आप जाएंगे तो मुझे लगता है आपको से लोग ठेठ हरियाणवी में बात करेंगे। आप राजस्थान चले जाइए, आपको राजस्थानी में मारवाड़ी, शेखावटी, बहुत सारी भारतीय भाषाएं मिलेंगी। और सब कुछ छोड़ दीजिए, आप देखिए कि उसी सोशल मीडिया पर सौरभ द्विवेदी जिस हिंदी का प्रयोग करते हैं, क्या वो चर्चित नहीं है? मुझे लगता है इस वक्त देश के सबसे चर्चित पत्रकारों में उनमें से एक हैं। और वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो उसमें बीच बीच में कहीं अवधी भी है, कहीं मैथिली भी है, कहीं भोजपुरी भी है, कहीं मारवाड़ी भी है। तो असल में उन भारतीय भाषाओं के, उन स्थानीय भाषाओं के उस संगम से जो एक पुष्प बना है, उसमें जो इतनी खुशबुएं हैं, वो असल में हमारी भाषा है। जी सर, जो तकनीक है आज के दौर में, हम AI, चैट GPT, इन सब का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इनकी वजह से भी जो ये भाषा के विकास में मददगार है या नहीं है? देखिए, मैं फिर से दोहराऊंगा, हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। तकनीक आपके लिए मददगार है, इसमें कोई सवाल नहीं है, लेकिन उस तकनीक का प्रयोग आप कैसे कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे आज आप AI की मदद से आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट देकर एक अच्छी इमेज का निर्माण तुरंत कर सकते हैं, लेकिन उसी AI के प्रयोग से आप फेक न्यूज़ भी फैला सकते हैं। आप बहुत सारी ऐसी कुछ छवियां बना सकते हैं जो शायद सच नहीं हैं, और आप देख रही हैं सोशल मीडिया पे ऐसा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि तकनीक का इस्तेमाल कैसे करना है ये हमारे स्वविवेक पर निर्भर है। हम अगर उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद भी है, लेकिन अगर उसी तकनीक का इस्तेमाल जो है आप अपने निजी स्वार्थों के लिए करेंगे, आप लालच के लिए करेंगे, तो एक ना एक दिन वो आपके लिए नुकसानदायक भी है। तो सोचें, समझें और सही तरीके से तकनीक का इस्तेमाल करें। सर, भारत जैसे देश में जहाँ पे बड़ी मात्रा में लोग आज भी हिंदी ही बोलते हैं और हिंदी ही समझते हैं, ऐसे में यहाँ पे हमने अंग्रेज़ी को बहुत ज़्यादा ही अपना लिया है। तो क्या हिंदी को आम जनता तक उस तरह ले जाने के लिए सरकार के पास कोई नियम कानून कुछ है जिससे वो हिंदी को और बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, नियम और कानून को बने हुए 50 साल हो गए हैं। मैंने आपको बताया कि 26 जून को राजभाषा विभाग ने 50 साल पूरे किए। लेकिन उस नियम और कानून से बढ़कर जो प्रभाव आपने पिछले 11 वर्षों में देखा है, वो प्रभाव क्यों हुआ है? क्योंकि जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री विदेश में जाकर हिंदी में बात करते हैं, जब हमारे माननीय गृह मंत्री हिंदी में बात करते हैं, हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष हिंदी में बात करते हैं, तब शायद हमें ये एहसास होता है कि जब हमारे घर का कोई बड़ा अपनी भाषा में बात कर रहा है तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी अपनी ही भाषा में बात करें। नीति, नियम, कानून सब बने हुए हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है जो नहीं बना है। जैसा मैं कहता हूँ अक्सर कि भारत सरकार की नौकरी अगर हमने की है तो ये भारत सरकार का नियम है कि हमें अपना पूरा कामकाज हिंदी में करना है, लेकिन फिर भी अभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे हुए हैं। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री शुद्ध हिंदी में संवाद करते हैं,
और आप देखिए कि मैं आपको बताऊं कि गृह मंत्रालय में आज आप कोई भी फाइल अंग्रेजी में नहीं ले जा सकते, वहाँ 100% कार्य हिंदी में हो रहा है। तो हमें छोटे छोटे प्रयास खुद से करने होंगे। सरकार आपके लिए नियम बना सकती है, लेकिन उन नियमों का पालन करना, उन नियमों को अपनाना और उन नियमों को सही तरह से जीना, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर हम खुद ईमानदार हैं तो मुझे लगता है कि आपको कोई नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम बेईमान हैं तो अगर आप दंड का प्रावधान भी कर देंगे तो भी हम उसमें से रास्ता निकाल लेंगे। इसी के साथ सर, हमारे दर्शकों को अगर आप कोई संदेश देना चाहें भाषा को लेकर तो क्या होगा? देखिए, मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि आप सब अपनी भाषा, मैं अक्सर कहता हूँ, लोग पूछते हैं कि अपनी भाषा क्या? जो आपके सपनों की भाषा है वही आपके अपनों की भाषा है। तो आप जिस भाषा में सपने देखते हैं वो आपकी अपनी भाषा है। तो आप उस अपनी भाषा में संवाद करना शुरू कीजिए तो सारे काम आपके आसान हो जाएंगे। बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हमने बात की बदलते वक्त और बदलती भाषा के बारे में। फिर मिलेंगे आपको नए कार्यक्रम में नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं जया लेती हूँ आपसे विदा। और हाँ, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।